को नुकसान हो रहा है। पर्यटन के लिए जो प्रयास किए गए हैं उससे थोड़ा बहुत रौनक बढ़ी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ उदयपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं जिनसे चर्चा को लगातार आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर राजेश कोठारी हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री के तौर पर, मेघा धानुका हमारे साथ हैं सीए के तौर पर, और जयपाल सिंह है हमारे साथ में कृषि विशेषज्ञ के तौर पर। कांग्रेस की तरफ से आरसी चौधरी जी अपना पक्ष रखेंगे और बीजेपी की तरफ से आरपी विजय हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत। और डॉक्टर कोठारी, आप ही से एक बार फिर से शुरुआत करूंगा कि आखिरकार जो इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के देखिए जो आयकर नीति की बात की जा रही है उसमें क्या खास है और कैसे आप इसे देख पा रहे हैं, थोड़ा जरा समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम ये किस तरीके से लोगों को फायदा देगा। देखिए, ओल्ड रिजीम के लिए कोई फायदा नहीं है और न्यू रिजीम के लिए उन्होंने टैक्स स्लैब में थोड़ा सा बदलाव करा है, पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अगर 100 टैक्स पेयर इस देश के अंदर हैं, 100 में से कितने लोग ओल्ड के अंदर और कितने लोग नए के अंदर हैं। सो एज पर अवेलेबल डेटा 67% तो आते हैं आपके ओल्ड रिजिम के अंदर और 33% टैक्स पेयर आते हैं न्यू रिजिम के अंदर। ये हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर न्यू रिजिम के अंदर टैक्स पेयर ऑप्ट करना शुरू कर दें, पर एज ऑफ नाउ ये जो रेशियो है 67-33 और व्हाट इट मे बी। सो ओल्ड रिजिम में जो टैक्स पेयर हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरे को कोई रिलीफ इसमें नहीं दिखता है। ये जो यंग स्टूडेंट्स हैं या जो यंग टेक्नोक्रेट्स हैं या जो यंग एम्प्लॉइज हैं, उनको शायद न्यू रिजिम से फायदा मिल सकता है। सो कहने का तात्पर्य ये कि सरकार को नए के साथ साथ पुराने, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मनीष तिवारी क्या कुछ करें, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी हम आपको साथ साथ सुनवाते चलेंगे जी। Capital expenditure outlay from the government. So essentially dehorse the fluff. On fundamentals, there is a weakness in the budget. Increase in the tax rebate. How do you rate the budget? All discounts and nothing is going to give us a fiscal deficit. I think about fiscal deficit and the GDP was very well and nicely placed by the Honorable Finance Minister. She did show up the plan step by step. We are very happy the middle class has got that support, which has always been spoken but not done. And this government showed it that they are here as with Saptarshi for every class, every caste and every gender. Thank you. So really happy for a common man. मैं ज़्यादा मत पूछना. In a major relief, bottom for the middle class, especially tax rebate finally now, increases from 5 lakhs to 7 lakhs. How do you rate the budget? What do you see the? Oh, that's great for the common man, and I think that it's a historical move as well. And I'm sure I think people from a middle class will definitely benefit from this. The fastest bite. तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से नई टैक्स प्रणाली की घोषणा की गई है, छोटा सा कमेंट अभी ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजनाथ सिंह निकले थे सदन से और एक के बाद एक नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। It's progressive and it is helpful for the middle class and the poor section of us. कोठारी साहब लगातार देखिए प्रतिक्रियाएं तो आती रहेंगी, लेकिन अपनी बात आप पूरी कीजिए। थोड़ा सा जरा इसे खुलकर के समझाइए कि आखिर इसमें आप कह रहे हैं कि जो नया वाला उन्होंने घोषणा की है आय कर को लेकर के और पुराने वाला जो सिस्टम है, कैसे एक दूसरे को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बड़ा फायदा है। तो आप कह रहे हैं कि जो न्यू ओल्ड रिजिम में जो लोग थे उनको कोई फायदा नहीं मिला, कैसे मतलब, और इससे क्या इस बात की अपेक्षा की जा सकती है कि ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम में किस तरीके से ट्रांसफर होंगे? मेरे ख्याल से मेरे पास 2 चार्ट अकाउंटेंट है, विजय साहब भी है और मेघा भी। आई थिंक दे कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन बेटर देन मी, है ना। पर ओवरऑल इंप्रेशन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस बजट के लिए हम उम्मीद कर रहे थे रिलीफ के लिए, वो उसमें नजर नहीं आता है मेरे को, ठीक है ना। देखिए, बजट को आप 3 नजर देख सकते हो, इमीडिएट रिलीफ, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इमीडिएट रिलीफ नहीं है। मिड टर्म में बजट निश्चित रूप से कैपेक्स बढ़ा है, आपका इंफ्रा बढ़ा है, आपका एआई बेस बढ़ा है, आपका वो फायदा करेगा। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है आपका, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन दी मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बट इन शॉर्ट रन मेरे को नहीं लगता कि कुछ चीजें जिसे सस्ती हो सकें। और मेरे हिसाब से जो मध्यम वर्ग परिवार हम लोग बात कहते हैं, उसकी उम्मीद 3 होती है। नंबर 1, आय इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिल जाए, वो उसको नजर नहीं आती, खास करके एग्जिस्टिंग वन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए उम्मीद कर रहे थे कुछ होगा, पर बहुत फौरी तौर पे कुछ सरकार ने करा है, बाकी इसमें बहुत सब्सटेंशियल नहीं नजर आता। और लास्ट सेशन में हमारे विजय जी कह रहे थे कि साहब वो जीएसटी के कुछ बात कर रहे थे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप बजट वो होना चाहिए जो आम व्यक्ति के रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ रिलीफ दे सके। ग्रोथ
भी जरूरी है, पर ग्रोथ तक अगर मैं जिंदा न रहूंगा तो उस ग्रोथ का मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। सो तात्पर्य यह है कि सर हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये बजट जो एक बेसिक इशू जो हम आप तक डिस्कस करते आ रहे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और प्राइस है, उसको एड्रेस करता है या नहीं करता। शॉर्ट रन में मेरा आंसर है नो, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में यस, इट विल हेल्प अस बाय वर्च्यू ऑफ कैपेक्स, बाय वर्च्यू ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, बाय वर्च्यू ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड बाय वर्च्यू ऑफ न्यू मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि तुरंत इस बजट में अगर देखें तो कोई रिलीफ नहीं है, कोई जो है लोगों को फायदा नहीं है ना। इस पर मैं आता हूं वापस। मेघा धानुका एक आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो स्लैब्स की घोषणा की गई है इनकम टैक्स को लेकर के, कैसे समझें इसको, आखिरकार किसको नुकसान किसको फायदा? क्योंकि कोठारी साहब कह रहे हैं कि जो ऑल रिजिम में थे उनको कोई फायदा नहीं है, उनको कोई बेनिफिट नहीं है और उनकी संख्या ज्यादा है। देखिए सर, मेरे को अभी तुलसीदास जी की कुछ चौपाइयां याद आ रही है, वो बताती हूँ मैं आपको। बरसत हर्षत सब लखे, करशत लखे ना कोई, यानी कि जब बारिश होती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा बोला गया था कि जैसे सूरज है वो भी है ना टैक्स लेता है अपन से। कैसे? जैसे मान लीजिए रिवर से, अपने हाथ के पानी से, ग्लास के वाटर से, या सब जगह से हर पानी को वो सोखता है। तो बरसत हर्षत सब लखे, जब रेनिंग होती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। करशत लखे ना कोई, जिससे लिया जा रहा है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानुसा होए, यानी कि अगर प्रजा का सौभाग्य है तो राजा आपके सूरज की जैसा होना चाहिए। आज आप लोग सब एक ही बात कर रहे हो टैक्स स्लैब के लिए। टैक्स स्लैब में 2 रिजीम है, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। इसके अलावा भी अगर मिडिल क्लास की बात करें तो एक एग्जेम्पशन और है, 44 AD और 44 ADA, इसे बोलते हैं प्रिजम्पटिव इनकम। समझ लीजिए कि भाई एज ए व्यापारी मेरी इनकम अभी 15% पे जा रही है, बट एज पर सेक्शन 44 AD अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो आप 8% टैक्स दे सकते हैं, और अगर आपकी कैश रिसीट उसका 5% 6% टैक्स है तो बहुत बेनिफिट है। इसके अलावा अगर एज ए प्रोफेशनल मैं अपनी बात करूं तो पहले वो लिमिट 50 लाख था, अब उसकी ग्रॉस रिसीट का लिमिट उन्होंने 75 लाख तक कर दिया है। 75 लाख तक 50% टैक्स लगता है। 50% टैक्स मतलब 50% टैक्सेबल इनकम क्रिएट होता है, उसके ऊपर टैक्सेशन लगेगा। तो सब मिडिल क्लास। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं मेघा, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। ये टैक्स स्लैब की बात जब हो रही है तो आखिरकार इसमें क्या कुछ परिवर्तन और कैसे लोगों तक इसका फायदा मिलेगा, ये बताएंगे हमारी सहयोगी प्रियंका। जी प्रियंका। बिल्कुल हेमंत, लोगों को जरा ऐसे अंदाज में बताते हैं, क्योंकि अक्सरहा जब बजट पेश किए जाते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या चीजें सस्ती हुई, क्या चीजें महंगी हुई, किस तरीके से इस बजट का फायदा उन्हें पहुंचेगा। तो इसीलिए हम जरा ग्राफिक्स के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो बजट 2023 है वो आम लोगों के लिए फायदेमंद है, आम लोगों को इससे कैसे राहत मिलेगी, कौन कौन से वो सामान हैं जो सस्ते हुए हैं और कौन कौन से वो सामान है जो महंगे हुए। तो बड़ी राहत मिली है बजट 2023 से, इस वक्त की बड़ी खबर। और बजट में नौकरी की बात करें तो नौकरी पेशे के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स में छूट मिली है, जो सीमा है वो बढ़ा दी गई। इनकम टैक्स में 7 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 7 लाख तक इनकम टैक्स छूट में नई टैक्स प्रणाली में यह बड़ी छूट दी गई है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देने हैं, 3 से लेकर 6 लाख तक के 5% हैं, और इसके साथ ही 10% टैक्स देने होंगे। 9 से 12 लाख तक के आय वालों को 15% और 12 लाख से 15 लाख तक के आय पर आपको कुल 20% टैक्स देना होगा। वेतन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। पेंशनधारियों के लिए भी स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको ये दिखा भी रहे हैं किस तरीके से राहत मिली है। 15 लाख से ऊपर आय पर आपको 30% का टैक्स देना होगा। नई टैक्स प्रणाली की बात करें तो ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। उच्चतम टैक्स सरचार्ज
37.5% से घटाकर 25% तक कर दिया गया है। यानी कि टैक्स स्लैब में बड़ी राहत मिली है आम लोगों को, और 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बजट में युवाओं के लिए क्या है, क्योंकि युवाओं की नजर लगातार इस बजट पर बनी हुई थी। पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 लॉन्च की जाएगी। 30 नेशनल स्किल सेंटर भी लगाए जाएंगे और इसके साथ ही कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड कर दिया गया है। पीएम कौशल के तहत नौकरी के दौरान प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। एमएसएमईज के लिए ब्याज पर 1% की छूट दी गई है, तो जो एमएसएमईज हैं उन्हें भी बड़ी राहत मिली। और चलिए अब बात करते हैं बजट में किसानों के लिए। किसान वो वर्ग है जिसे इस बजट से खासा उम्मीदें थी, और किसान वो वर्ग भी है जो एक वोट बैंक है। तो किसानों को कौन कौन सी सौगात मिली है ये आपको बता देते हैं। कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे। गोबरधन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके साथ ही 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग भी कराया जाएगा। वैकल्पिक फर्टिलाइजर की बात करें तो इसके लिए भी नई स्कीम लॉन्च कर दी गई है। कॉटन के लिए पीपीपी प्रोग्राम के तहत प्लान तैयार किया गया है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड का भी गठन किया जाना है। गोबरधन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे और इसके साथ ही जो नेचुरल ये होते हैं खाद होते हैं उन्हें भी, फर्टिलाइजर्स को भी विकसित किया जाएगा। फर्टिलाइजर के लिए नई स्कीम लॉन्च की जाएगी। तो किसानों को यहां पर कई सौगातें मिली हैं, क्योंकि खाद की किल्लत लगातार बनी हुई थी और ऐसे में खाद की किल्लत को कैसे दूर किया जाए, इससे कैसे निजात पाया जाए, इसे लेकर जो नेचुरल खाद होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उस पर भी इस बार खासा फोकस रखा गया है। तो 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग भी कराया जाएगा। नेचुरल तरीके से जो उनके क्रॉप्स हैं वो उगवाए जाएंगे। तो नई स्कीम्स भी इसके साथ कई सारे लॉन्च किए जाने हैं। तो किसानों को बड़ी राहत मिली है। लोकसभा चुनाव होने वाले और ऐसे में ये उम्मीद थी कि किसानों के लिए कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं और कुछ ऐसा ही मिला है। और महिलाओं की बात करें, क्योंकि महिला वो वर्ग है जो रसोई का बजट देखती है, घर का बजट देखती है। महिला सबसे ज्यादा बजट देखने में माहिर भी कही जाती है। महिलाओं को इस बजट में क्या मिला है इस पर जरा नजर डाल लेते हैं। महिला सम्मान बचत योजना लॉन्च किया गया है। 2 साल के लिए महिला सम्मान बचत योजना लॉन्च किया गया है। महिला सम्मान सेविंग स्कीम पर 7.75% का ब्याज भी दिया जाएगा। तो महिला कुछ कर सके इसके लिए उन्हें ब्याज भी उपलब्ध कराया जाएगा। महिला किस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते रहते हैं। तो ऐसे में महिलाओं के लिए इस बजट में बहुत ज्यादा खास जो घोषणाएं हैं वो की गई हैं। और हेल्थ सेक्टर पर चलिए नजर डाल लेते हैं। फटाफट आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि हेल्थ को लेकर क्या किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेडिकल में क्या कुछ घोषणाएं की हैं। मेडिकल उपकरण के लिए मल्टी डिसिप्लिन स्कूल खोले जाएंगे, ये बड़ी सौगात हेल्थ सेक्टर में। फार्म सेक्टर के लिए नए प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। फार्मों में रिसर्च इनोवेशन पर नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाएंगे और 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी कई बड़ी सौगातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 में दी गई हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं बड़े ऐलान की। कौन कौन से वो बड़े ऐलान हैं जो इस बजट के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए हैं। एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कोरोना से प्रभावित एमएसएमईज को 95% रकम वापिस किए जाएंगे। ये बड़ी राहत की बात है एमएसएमई सेक्टर के लिए। एमएसएमईज के लिए ब्याज पर 1% की छूट भी की गई और इसके साथ ही नई स्कीम पर एमएसएमईज के लिए ब्याज पर छूट किए गए हैं। बजट में अब क्या क्या उपलब्धियां हैं, चलिए ये फटाफट आपको बता देते हैं। 47.8 करोड़ यानी कि 47 करोड़ 8 लाख प्रधानमंत्री जनधन खाते खोल दिए गए हैं।
14 करोड़ 4 लाख किसानों को 2.2 लाख करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे। महामारी के बाद निजी निवेश में यह बड़ी बढ़ोतरी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च किए जाएंगे। खर्च को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है। 7,000 करोड़ की लागत से ई कोर्ट का तीसरा फेज शुरू हुआ है। सीनियर सिटीजन सेविंग पर 30 लाख का डिपॉजिट कैंप भी लगाया जाएगा। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से बड़े वो जो प्रावधान है वो लाए गए हैं। और टैक्स स्लैब जो सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है, टैक्स स्लैब में एक बड़ी छूट दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हेमंत लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हेमंत, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, और जिस तरीके से बड़ी घोषणाएं की गई हैं और वाकई उनको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी मिल रही है, और कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनका इंतजार था। देश भर से इस तरह की आवाज उठ रही थी, और सैलरीड क्लास को लेकर के, यानी कि जिसकी हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, उसके लिए भी बड़ा ऐलान है। आखिरकार अभी प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।